हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 4 गणित शिक्षण यानी मैथ्स में क्लास 7th लेने वाली हूँ। इस क्लास 7th में मैं आपको चैप्टर 6 और 7th एक साथ कराऊंगी, यानी जो आपका समीकरण तथा सर्व समीका ये आपका चैप्टर 6 है और रेखीय समीकरण ये आपका चैप्टर 7 है। तो जो सर्व समीका और समीकरण तथा सर्व समीका और रेखीय समीकरण ये दोनों चैप्टर आपके एक ही हैं और दोनों को मिला जुला कर पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपके एक ही हैं, लेकिन इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग भागों में बांट दिया है, लेकिन हम इसको एक साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि अलग पढ़ाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक साथ पढ़ाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको उतना ही पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं, मैथ्स में आपकी बैक लगती है या मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आप एकदम परेशान नहीं होइए। आप हमारे अपने चैनल के एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए और अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो मैथ्स में अगर आप वीक हैं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी मैथ्स की कोई क्लास लूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हैं तो एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सारे क्लासेस, आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स कर पाएंगे। कितने भी आप वीक हो, आप मैथ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण तथा सर्व समीकरण और रेखीय समीकरण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समीकरण क्या होता है, सर्व समीकरण किसे कहते हैं, और समीकरण और सर्व समीकरण में क्या अंतर है, और रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। वैसे तो आपके पेपर में डिफिनीशन नहीं आती है, परिभाषाएं बिल्कुल नहीं आती। भाई मैथ्स का पेपर है और 25 नंबर का आपका पेपर होता है, तो भाई उसको इतना टाइम कहाँ है कि वो आपको डिफिनीशन भी उसमें दे। भाई डिफिनीशन क्यों देगा आपको? वहाँ पे आपको क्वेश्चन देगा इससे रिलेटेड। समीकरण सर्व समीकरण से आपके 4 नंबर पक्के हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एकदम भी इसको, वीडियो को एकदम भी स्किप करके मत पढ़िएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप बाद में पछताते हैं कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, वो चीज़ नहीं समझ में आई। सबसे बड़ी कमी आपकी ये होती है कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं। मैंने हर एक वीडियो में अपनी बताया है कि आप वीडियो को स्किप ना कर, भले ही आप उस वीडियो को जब आपको टाइम मिले आप तब देखें, लेकिन स्किप ना करें, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए, हमेशा आप अब शुरू हो जाइए पढ़ने के लिए। आपने रिज़ल्ट तो देखा है, और ये कुछ इसी साल का रिज़ल्ट नहीं है कि इसी साल में ऐसा रिज़ल्ट आया, हमेशा ऐसा रिज़ल्ट आता है। तो अब आपका रिज़ल्ट ख़राब ना हो। जितने भी हमारे प्रशिक्षु फर्स्ट सेमेस्टर के थे जिनका बैक हो गया था, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि भाई आप वीडियो आप आज अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए और अच्छे से चीज़ों को समझ कर पढ़िए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप वो पेपर के 8 दिन पहले की पढ़ाई मत करिए। आपके सामने रिज़ल्ट खुद ही है, आप समझ गए हैं चीज़ों को। जो आप चीज़ों को नहीं समझ पाते थे अब वो भी समझ गए हैं, रिज़ल्ट भी आपके सामने आ चुका है, कैसे रिज़ल्ट आता है ये भी आपको सारी जानकारी पता हो चुकी है। तो अब आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो चलिए, लेकिन क्या होता है, जैसे आपका समीकरण है, सर्व समीकरण है और रेखीय समीकरण है, तो जैसे इस तरीके से आपका डिफिनेशन तो नहीं आती, लेकिन जब तक आप समीकरण क्या होता है नहीं जान पाओगे, सर्व समीकरण क्या है नहीं जान पाओगे, रेखीय समीकरण क्या है नहीं जान पाओगे, तो आप चीज़ों को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं डिफिनेशन लिख कर आई हूँ, डिफिनेशन लेकर आई हूँ। इतनी अच्छे तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा जितनी अच्छे तरीके से मैं एक एक डिफिनेशन तक लिख कर, परिभाषाएं तक आपकी लेकर आई हूँ, ताकि आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट, आपका कोई भी छूटने ना पाए, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम पढ़ाई शुरू करते हैं। समीकरण क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो समीकरण क्या होता है? दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। यानी जो कोई भी आपकी दो राशि हैं उनके बीच जब हम किसी समानता को दिखाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, 2 बराबर 2, तो ये हमारा क्या है? समीकरण है। अब यहाँ पर 1 होता है, 1 बराबर 2 होता है, तो ये समानता नहीं दिखा रही, यानी 1 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई राशि क्या होती है, एक दूसरे को समानता दिखाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं?
समीकरण कहते हैं, यानी कोई भी एक राशि दूसरे के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपका नंबर है वो राइट हैंड साइड पे भी सही होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। 1 बराबर 2 है तो क्या 1 2 के बराबर है? नहीं है, तो ये आपका समीकरण नहीं कहलाया। 2 2 के बराबर है, ये आपका समीकरण कहलाया। क्या 3 2 के बराबर है? नहीं है, तो ये आपका समीकरण नहीं कहलाया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि समीकरण क्या होता है। दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, यानी इक्वेशन, यानी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, यानी 2 2 के बराबर ही होना चाहिए। एक अगर इधर है तो एक इधर भी होना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे को समान दिखाएं, समानता दिखाएं, ठीक है। समीकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? समीकरण को हम इंग्लिश में या अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। फिर क्या है? समीकरण में एक या एक से अधिक चर या अचर राशियां हो सकती हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही चर राशि हो या दो ही चर राशि हो, इसमें एक या एक से अधिक चर और अचर राशि हो सकती है। अब आपके दिमाग में यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना कि भाई ये चर क्या होता है और भाई ये अचर क्या होता है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप के एजुकेशन से जुड़े हैं, बिल्कुल आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगी। लेकिन एक भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई हमारे चैनल को खूब ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम समीकरण के बारे में पढ़ ले पूरी तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये आपका मान लो x+2 बराबर 4 है, ठीक है। तो x+2 बराबर 4 है, तो हम मान लो हम x की जगह पर 2 रख लेते हैं। माना x बराबर 2, तो हम क्या करेंगे, जो ये x है अब इसको x को हमने 2 मान लिया है, तो x की जगह पर हम 2 लिख देंगे और ये पूरा वैसे ही उतार लेंगे। 2 के नीचे 2 बराबर 4, कितना हो गया? 2 2 इधर जुड़ गए, 4 हो गए और 4, ये हमारा क्या कहलाया? समीकरण कहलाया, ठीक है। ऐसे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, यानी कि हमारा ये भी पक्ष और हमारा ये भी पक्ष दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। समझ में आ गया? अब मान लो हम x बराबर हम मान लेते हैं 1, ठीक है। क्या मान लिया हमने? x बराबर 1। तो अब हम x का मान रखते हैं, तो x का मान क्या है? 1 है, प्लस 2 हो गया बराबर 4, ठीक है। तो 2 और 1 3 हो गया बराबर 4। क्या ये समीकरण है? नहीं है, क्योंकि दोनों का मान इक्वल नहीं है, इधर और इधर दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो ये हमारा समीकरण नहीं कहलाया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से समीकरण की एक परिभाषा और बनती है, क्या? ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। यानी कि जो हमारा समीकरण जो होता है, ये ऐसे सूचक बीजीय कथन होते हैं जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होते हैं। यानी कि चर का केवल एक ही मान इसके लिए संतुष्ट होता है। चर मतलब x, ठीक है। x का केवल एक ही मान इसके लिए संतुष्ट होता है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक बार x का मान 1 रखा था और एक बार x का मान 2 रखा था, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही मान जो है वो हमारे समीकरण के लिए चला, ठीक है, समीकरण के लिए नियत रहा। समझ में आ गया? यानी जब हमने x बराबर 2 रख दिया तो क्या हो गया? x का मान 2 रखने पर यहाँ पर 4 हो गया बराबर 4, यानी दोनों पक्ष समान है। समझ में आ गया? तो दोनों पक्ष समान है, यानी हमारे लिए केवल एक ही पक्ष, एक ही हमारी राशि, एक ही हमारा मान यहाँ पर संतुष्ट है। हम सभी कई सारे मान रखकर समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब एकदम समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या होता है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चंस बनते हैं कि समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर बताइए। हमेशा ये आपका एक क्वेश्चन पक्का है, ध्यान में बसा लीजिए अपने। हमेशा एक क्वेश्चन ये हर पेपर में, हर बैच में जरूर आता है कि निम्नलिखित समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर बताइए। तो आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको समीकरण और सर्वसमीकाओं को छांटकर बताना होगा कि कौन सा समीकरण है और कौन सा सर्वसमीका है। ये हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन आपका आएगा, पूरी गारंटी से कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वसमीका। सर्वसमीका किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है।
सर्व समीकरण कहलाता है। यानी कि अब समीकरण में क्या था, समीकरण में केवल x का मान एक ही बार चलता है, ठीक है। लेकिन सर्व समीकरण में आप x का मान बदलते जाते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि x जो चर है इसके प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। यानी x के आप कोई भी मान रखें, x को 1 भी मान सकते हैं, x को आपने 2 भी मान लिया है, x को आपने 3 भी मान लिया है, x को आपने 4 भी मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप चर के कितने भी मान ले सभी सत्य हैं, ठीक है, सभी हमारे हल हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्व समीका कहते हैं। समझ में आ गया। यानी आप यहाँ पर भी जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको देती हूँ, जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी सर्व समीका है, ठीक है। यहाँ पर आपने x का मान 1 मान लिया, ठीक है। तो क्या है, आपने x का मान 1 माना, तो x का मान क्या है 1, तो x की जगह पर हम 1 रख लिए, प्लस 1 हो गया बराबर 2, x की जगह पर क्या है 1, यानी गुणे 1। 1 सेकेंड फिर से बताते हैं, हमने क्या किया, x का मान 1 मान लिया, ठीक है। तो इसके लिए भी लागू हो गया, इसके लिए भी हो गया। तो 2 हमने लिखा और ब्रैकेट में क्या है x, तो x का मान हमने क्या माना है 1, तो x की जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस 1 बराबर, अब यहाँ पर क्या है 2x, यानी 2 गुणे x, 2x का मतलब हो गया 2 गुणे x, ठीक है। तो क्या किया, 2 लिखा, गुणे x की जगह पर हमने क्या माना था 1 माना था, तो 1 उतार लिया प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब हम इनको गुणा करते हैं, तो इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा, तो 2 गुणे 1 यानी 2 1 कम 2, और प्लस का निशान बीच में है, प्लस का निशान लगा देंगे, फिर 2 1 कम 2। अब बराबर करते हैं, ये क्या हो गया 2 1 कम 2 और प्लस का निशान है तो प्लस लगा लेंगे, और 2 यहाँ पर क्या हो गया 2 2 4, और यहाँ पर भी 2 2 4 हो गया। यानी कि ये हमारा क्या है, दोनों मान बराबर हैं। अब यहीं पर अगर हम x का मान 2 मान लेते हैं, ठीक है, कितना मान लिया 2 मान लिया, तो भी हमारा इधर भी 2 मान लेंगे, इधर भी 2 मान लेंगे, तो भी हमारा उत्तर वही आएगा। चलिए देखते हैं, यानी दोनों पक्ष समान होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक और समझा देती हूँ। जैसे 2 है ब्रैकेट, और हमने यहाँ पर x का मान क्या माना 2 माना, ठीक है, 2 मान लिया, प्लस का निशान है, प्लस लगाया, फिर 1 लिखा, ठीक है, बराबर 2 गुणे x का मान क्या है यहाँ पर 2, तो 2 लिख लिया, और प्लस है, प्लस लगाया, और यहाँ पर 2 उतार लिया। अब हम इसको हल करते हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2 1 कम 2 बराबर, यहाँ पर क्या हो गया 2 दूनी 4 प्लस 2, ठीक है, 4 2 6, 4 2 6, दोनों बराबर हैं। यानी कि कहा गया है कि आप चर या x, जिसको हम चर बोलते हैं, ठीक है, चर का मान आप कुछ भी रख दे, लेकिन दोनों पक्ष क्या होंगे, समान होंगे। समझ में आ गया। तो सर्व समीका ये होती है। यानी कि समीकरण में क्या था, समीकरण में x का मान केवल एक ही बार चलता है, ठीक है, बार बार नहीं आप बदल सकते हो। लेकिन सर्व समीका में क्या होता है कि आप किसी भी चर के प्रत्येक मान के लिए ये सत्य होता है, यानी चर का कोई भी मान आप रख दीजिए, दोनों समीकरण में दोनों आपके पक्ष हमेशा समान होंगे। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी जो है, ऐसा क्या, ये क्या कहलाती है, सर्व समीका कहलाती है। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समीकरण और सर्व समीका अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, या किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब आपका इतना आपको अच्छे से पता हो गया कि समीकरण और सर्व समीका क्या है। देखिए, कुछ हमारे जो प्रशिक्षु हैं जिन्हें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, यानी जिनका बैकग्राउंड में मैथ्स था ही नहीं, यानी कि जो आर्ट साइड से पढ़े थे उनकी थोड़ी मैथ्स वीक होती है, हम अच्छे से समझते हैं। तो वो क्या करें, वो वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा देखें, दोबारा नहीं समझ, जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार देख ले, जब तक समझ में ना आए, ठीक है। अब भाई आपको कोई रोक टोक तो है नहीं, मोबाइल आपका है, ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, और जिन्हें समझ में आ रहा है तो उन्हें तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए, चर, अभी मैंने आपको बताया चर होते हैं, अचर होते हैं, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि मैम चर और अचर बार बार कह रही है, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, और सर्व समीका और समीकरण भी समझ में आ गया। लेकिन भाई हम बार बार चर की बात कर रहे थे, अब भाई ये चर क्या है ये समझ में नहीं आया। चर तो मैम बार बार कह रही है, एक्स तो हम समझ गए क्या है, लेकिन चर क्या है नहीं जान पाए। चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए, इतने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट कोई भी क्लियर नहीं करेगा जिस तरीके से मैं लेकर आई हूँ। हाँ, वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से पढ़िए।
अब चर संख्या क्या होता है, यानी इसे हम इंग्लिश में वेरिएबल नंबर कहते हैं। वेरिएबल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो चर क्या होता है, वह संख्या जिसका मान बदलता है चर संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया x का मान 1 रख सकते हैं, x का मान 2 रख सकते हैं, x का मान 3 रख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर x का मान क्या है, बार बार बदल रहा है ना। समझ में आ गया कि x का मान यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी बदल रहा है। तो वह संख्या जिसका मान बदलता है चर संख्या कहलाती है। जैसे x है, y है, z है, ये आपके क्या हैं, x y z a b c d जो भी मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारी चर संख्या है, यानी वेरिएबल नंबर है। समझ में आ गया, यानी वह संख्या जिसका मान बदलता है चर संख्या कहलाती है। जैसे x y z a b c d जो भी, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला है आपका अचर। अब आपको समझ में आ गया कि चर क्या होता है। जब भी हम चर की बात करेंगे, यानी आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अचर संख्या। अचर संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट नंबर कहते हैं। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं स्थिर रहना, यानी रुके रहना, यानी कभी ना बदलने वाला, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर, कभी ना बदलने वाला, ठीक है। तो अचर संख्या यानी कांस्टेंट नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसका मान सदैव स्थिर या नियत रहता है, या संख्या का मान कभी बदलता नहीं है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं अचर संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1 से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं, या आपकी प्राकृतिक संख्याएं, या आपकी पूर्ण संख्याएं, या आपकी ऋणात्मक संख्याएं, या आपकी धनात्मक संख्याएं, ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान सदैव स्थिर रहता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 का मान क्या होगा, तो 1 का मान 1 ही होगा। भाई 1 है तो इसका कोई मान तो भाई है नहीं। 2 का मान 2 ही होगा, ठीक है। भाई हम इसको बदल तो ऐसा तो हम नहीं लिख सकते, हम माना 2 का मान 1, ऐसे हम आपने ना कभी सुना होगा बचपन से लेकर अब तक, और ना ही सुनेंगे, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए 3 का मान 3, 3 का मान 4 है, तो ये एकदम गलत है, क्योंकि ये हमारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमेशा स्थिर रहती हैं, हमेशा नियत रहती हैं, इनका मान कभी बदल नहीं सकता है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अचर संख्याएं या कांस्टेंट नंबर कहलाती हैं। समझ में आ गया। तो अचर संख्याएं हमारी क्या होती हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चर क्या है और अचर क्या है। अब हम आम भाषा में कहें तो चर वो होते हैं जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, जो भी है, तो हमारे सब क्या हैं, चर हैं। अचर क्या होते हैं, अचर हमारे जो गिनतियां होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सभी हमारी क्या हैं, अचर हैं। तो आप सिर्फ माइंड में इतना बसा लीजिएगा, ABCD जो है वो चर है या XYZ, और हमारी जो गिनतियां हैं वो सब क्या होती हैं, अचर संख्या होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई डेफिनेशन तो आती नहीं है कि आपको रटना पड़े डेफिनेशन, सिर्फ चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। अब भाई इतने अच्छे से समझा रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक तो बनता ही है ना। इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत से समझा रही हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। खास करके ये वीडियो उन प्रशिक्षुओं के लिए है जो भाई मैथ्स में बहुत वीक हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक मतलब अंदर से थोड़ा वो रहता है कि भाई मैथ्स में वीक है, उनकी बैक ना लगे, इसलिए ये खासकर मेरी जितनी भी मैथ्स की वीडियो हैं, मैंने मैथ्स के जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको सामने रख कर मैंने इस वीडियो को मैंने जितनी भी मैथ्स की वीडियो बनाई है सब उनको सोच कर बनाई है कि भाई जिनको आती है वो तो भाई जल्दी से समझ जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती तो उनको भाई दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ले लेकर वीडियो बनाई है, लेकिन इसलिए बनाई है ताकि किसी भी प्रशिक्षु की भी बैक ना लगे, हमारे जो कमज़ोर हैं मैथ्स में प्रशिक्षु वो भी अच्छे हो जाएं, ठीक है। तो भाई एक लाइक तो बनता है और वीडियो को शेयर भी खूब करिएगा। अगला है निम्नलिखित में समीकरण या सर्व समीकरण बताइए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस आते हैं कि निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्व समीकरण को छाट कर बताइए या बताइए। अब देखिए ये आपका 2016 में ये आपका क्वेश्चंस आया था, वही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो कैसे हम सर्व समीकरण को और समीकरण को छाटते हैं, x का मान रखकर, ठीक है, किसी भी चर राशि का मान रखकर हम समीकरण को और सर्व समीकरण को पहचानते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने x का मान क्या रखा, हमने x का मान रखा 1, ठीक है, x का मान 1 रखा। तो जब हमने x का मान 1 रखा तो हम देखते हैं भाई ये समीकरण है या सर्व समीका है। तो हमने क्या किया, 2, x का मान 1 है तो x की जगह पर 1 लिख दिया, प्लस 1 अब बराबर 2 गुणे x का मान क्या है 1 और प्लस 2। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस का निशान है, प्लस लगाया, 2 एकम 2 बराबर 2 एकम 2 प्लस 2, तो 2 2 मिलके हो गए 4 बराबर 4। तो ये हमारा हो गया हल। अब हम ये कैसे जान सकते हैं भाई, ये तो समीकरण में भी ऐसे हो सकता है और सर्व समीकरण में भी ऐसे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम x का दूसरा मान रखकर देखेंगे। अगर x का दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि अगर समीकरण होगा तो x का जब हम दूसरा मान रखेंगे तो हल नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों का यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे दूसरे मान में, क्योंकि समीकरण में केवल एक ही मान बराबर होता है दोनों पक्ष में। समझ में आ गया, आपने यही तो पढ़ा था। और अगर ये सर्व समीका है तो ये दोबारा भी इसके दोनों मान बराबर होंगे। समझ में आ गया कि कैसे हम समीकरण और सर्व समीका को छाटेंगे। अब भाई ये तो हल हो गया, भाई समीकरण में भी हल हो सकता था एक बार में, लेकिन अब हम क्या करते हैं, दूसरी बार लगा कर देखते हैं। जब दूसरी बार में अगर हल नहीं हुआ या दोनों पक्षों के मान बराबर नहीं हुए तो इसका मतलब ये समीकरण है। अगर दोनों पक्षों के मान बराबर हो गए तो इसका मतलब ये सर्व समीका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम इस बार x का मान 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं। 2 की जगह पर 2 लिख दिया, ब्रैकेट में x का मान क्या रखा हमने 2, तो x की जगह पर हम 2 लिख देंगे, प्लस का निशान है, प्लस लिखेंगे, 1 बराबर 2 गुणे x का मान क्या है 2, तो 2 लिख देंगे और प्लस की जगह पर प्लस और 2 हो गया, ठीक है। अब हम इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, प्लस की जगह पर प्लस, 2 एकम 2 बराबर किया, ये भी 2 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस की जगह पर प्लस और 2, तो 4 2 क्या हो गया 6 हो गया, बराबर 4 2 6। अब हमें अच्छे से पता चल गया कि भाई हमारा दूसरा मान भी एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। यानी कि अब हम समझ गए कि ये हमारा समीकरण नहीं बल्कि क्या है, सर्व समीका है। यानी अब हमको ये पता चल गया कि हम x का मान 3 रखेंगे तो भी ये बराबर होंगे, x का मान 4 रखेंगे तो भी ये बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये समीकरण नहीं बल्कि क्या है, सर्व समीका है। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया सर्व समीका। क्या है ये हमारा सर्व समीका है, ठीक है। पहला हमने छाट लिया क्या है, सर्व समीका है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, तो 2x - 1 बराबर x, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने x का मान यहाँ पर हमने क्या रख लिया, मान लो हमने x का मान 1 रख लिया, ठीक है। क्या रख लिया, 1 रख लिया, ठीक है, ठीक। अब हम इसको हल करते हैं। तो 2 गुणे x का मान क्या है 1 है, तो x की जगह पर 1 लिख देंगे। 1 मिनट, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। देखिए x का मान हमने क्या माना 1 माना, ठीक है। 2 की जगह पर 2 लिखा, 2 गुणे x का मान हमने क्या माना है 1, तो 1 मान लिया, -1 बराबर x का मान क्या है 1, ठीक है। अब 2 एकम 2 -1 बराबर 1, ठीक है। 2 में से 1 गया, ये माइनस है ना, तो 2 में से 1 गया, क्या बचा 1 बराबर 1। ये हमारा क्या है समीकरण। अभी ये समीकरण भी है और सर्व समीका भी है, लेकिन भाई एक बार में तो हमने बताया ना, हम एक बार में नहीं जान सकते हैं, क्योंकि x का मान एक बार में तो आ जाता है, लेकिन x का मान हम जब दोबारा रखते हैं तब हम पहचान पाएंगे कि ये समीकरण है या सर्व समीका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x का मान 2 रख लेते हैं, ठीक है। अभी तो हमें लग रहा है कि ये भाई समीकरण भी हो सकता है और सर्व समीका भी हो सकता है, ठीक है। तो x का मान 2 रख कर देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये समीकरण है और सर्व समीका है। तो 2 गुणे x का मान क्या है 2, तो x की जगह पर 2 रख लिया, -1 बराबर x का मान क्या है 2, तो 2 की जगह पर x की जगह पर 2 रखा। अब 2 दूनी 4 -1 बराबर 2, 4 में से 1 गया, 3 बचा और बराबर 2। अब ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो मान ये क्या हो गई, ये हमारी समीकरण हो गई। यानी कि दोबारा जब हमने x का मान रखा तो ये वो मान, ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए, तो x का मान क्या हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या हो गई
ये हमारा हो गया समीकरण। ठीक है, क्या हो गया? समीकरण। अगर दोबारा में भी मान बराबर होता तो ये क्या कहलाती? सर्वसमीका कहलाती। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि हम समीकरण और सर्वसमीका को किस तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है, अब समीकरण और सर्वसमीका से जितने भी प्रश्न बनते हैं अब आप आराम से कर लेंगे, बस ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कुछ डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रेखीय समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि रेखीय समीकरण होता क्या है। तो ऐसे समीकरण जिसमें चर यानी x की सबसे बड़ी घात 1 हो, ऐसे समीकरण को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। यानी ऐसे चर या x की घात हमेशा 1 हो, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। तो अगर आपको वैसे डिफिनीशन आती नहीं है, परिभाषाएं आती नहीं, लेकिन अगर आपको उतारना है तो आप उतार लीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो रेखीय समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात या x की सबसे बड़ी घात 1 हो, क्या कहलाती है? रेखीय समीकरण कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसे समीकरण जिसमें चर या x की सबसे बड़ी घात 1 हो, रेखीय समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो देखिए रेखीय समीकरण को हम हल कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे x + 7 = 3x है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी कोई धनात्मक पद हो, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर वो ऋणात्मक हो जाता है। यानी किसी भी हम धनात्मक पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाते हैं तो वो ऋणात्मक बन जाता है। और जब भी किसी ऋणात्मक पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो धनात्मक हो जाता है। कैसे, इसको समझा देते हैं। देखिए ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। आते हुए भी कुछ प्रशिक्षुओं का सवाल गलत हो जाता है क्योंकि उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। जैसे ये x + 7 है, ठीक है, बराबर 3x है। अभी मैं आपको रेखीय समीकरण नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे ये जो धनात्मक पद है और ऋणात्मक पद है, इसके बारे में बता रही हूँ। जैसे ये x + 7 है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो x है क्या करेंगे, जो हमारे चर राशियाँ एक तरफ कर लेंगे, अचर राशियाँ एक तरफ कर लेते हैं, ऐसे हमेशा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे समझाते हैं। जैसे ये x + 7 = 3x है, तो जब हम 3x को इधर लाएंगे, यानी कि जब भी कोई संख्या इस तरीके से लिखी हो 3x, 4x, 5x, यानी कि उसमें प्लस छिपा होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी कोई संख्या इस तरीके से लिखी हो 3x, 4x, 5x, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें धनात्मक छिपा होता है। धनात्मक जो आपका धनात्मक यानी प्लस का निशान है या धनात्मक चिन्ह है, ये हमेशा क्या होता है, छिपा होता है। और जब भी आपका कोई ऋणात्मक चिन्ह होगा तो उसके लगा होगा, जैसे -x, -y, -3, -4, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, लेकिन जब भी कोई धनात्मक आपके चिन्ह की बात हो रही है तो वहाँ पर धनात्मक चिन्ह छिपा होता है। इस तरीके से केवल लिख दिया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर धनात्मक चिन्ह छिपा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी धनात्मक चिन्ह को दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते हैं या दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो हमेशा ऋणात्मक में बदल जाता है। ठीक है, और जब भी हम किसी ऋणात्मक चिन्ह को दूसरी तरफ ले जाते हैं यानी दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते हैं तो वो हमेशा धनात्मक हो जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए जैसे ये अब रेखीय समीकरण को हम हल करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर है x + 7 = 3x। ठीक है, क्या है, x + 7 = 3x है, तो हम क्या करेंगे, x + 7 = 3x है। अब हम क्या करेंगे, 3x को इधर ले आएंगे और 7 को उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो मान लो ये 7 है हमारा, 7 = 3x और यहाँ पर x है, यानी कि यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, केवल x लिखा है यानी प्लस छिपा हुआ है। तो जब हम इसको इधर साइड लाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा इसका चिन्ह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से -x हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बात कर रहे थे? हम यही बात कर रहे थे कि जब भी किसी धनात्मक पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष यानी एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, ऋणात्मक में बदल जाता है।
और जब भी किसी ऋणात्मक पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष यानी एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो धनात्मक में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, +7 है, ये +7 ही रहेगा। 3x और x को इधर लाएंगे तो ये -x हो जाएगा। तो 7 बराबर 3x में से x गया तो क्या बचा, 2x बचा। क्या बचा, 2x बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x को इधर लिख देते हैं, 2x बराबर 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया x बराबर 7/2। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, जब कोई भी संख्या गुणे में होती है तो वो इधर जब दूसरे पक्ष की तरफ आती है तो वो किस में बदल जाती है, ये भी कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जैसे कि आपका है, मान लो आपका 3x बराबर 7 है, तो ये 3x बराबर 7 का मतलब हुआ 3 गुणे x बराबर 7। ठीक है, 3 गुणे x बराबर 7 हो गया। जब भी यहाँ पर कोई संख्या गुणे में होती है तो ये वाली जो संख्या होती है ये हमेशा बटे में आ जाती है। समझ में आ गया, ये वाली संख्या कहाँ आ जाती है, हमेशा बटे में आती है। ठीक है, तो अब हर कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। चलिए करते हैं, अब हल करते हैं। अब आसानी से आप हल कर सकते हो, साथ साथ हल करिए। तो x + 7 बराबर 3x है, तो हम क्या करेंगे, x, तो हम लिखेंगे x, एक मिनट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 7 लिख दिया। 7 बराबर 3x और ये x इधर जाएगा तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, तो 7 बराबर 3x में से एक x गया, क्या बचा, 2x। ठीक है, अब हम 2x को इधर ले आएंगे, 2x बराबर 7। अब ये संख्या इसके नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 2। अब हम लिखेंगे x बराबर 7/2। ये हमारी संख्या हल हो गई। क्या होगा, x बराबर 7/2। आप नीचे उतार लीजिएगा, वहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आगे क्या हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, x बराबर 7/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2x - 5 बराबर 7। यहाँ पर देखिए, रेखीय समीकरण में क्या होता है, रेखीय समीकरण में आपको x का मान नहीं रखना है, इसको आपको डायरेक्ट हल करना होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब हम 2x - 5 बराबर 7 को हल करते हैं। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। क्या है, 2x - 5 बराबर 7, तो हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस, या बराबर कर देंगे 7 और ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, आपको पता है जब भी धनात्मक संख्या दूसरी पक्ष ले जाते हैं तो ऋणात्मक हो जाती है और ऋणात्मक संख्या को दूसरी पक्ष ले जाते हैं तो वो धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो 2x बराबर यहाँ पर -5 है तो -5 का इधर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 2x बराबर 7 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 7 5 हो गए 12। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 2x है यानी यहाँ पर है 2 गुणे x। ठीक है, ये 2 गुणे x लिखा है और बराबर 12। मैं आपको तोड़ तोड़ के इसलिए समझा रही हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 2x बराबर 12 हो गए, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर 12/2। ठीक है, अब हम इसको काट भी सकते हैं क्योंकि 12 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, यानी आपका उत्तर क्या आया, आपका उत्तर आया x बराबर 6। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 3x - 7 बराबर 21। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, इसको हल करते हैं। तो इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं। जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट में होती है तो दोनों संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या है, 3 को x से गुणा करेंगे तो हो गया 3x, फिर माइनस का निशान है माइनस, यानी जब भी हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे करते हैं। अब क्या है, 3 सते 21। ठीक है, बराबर 21। अब हमने लिखा 3x बराबर, ये 21 इधर ले आएंगे तो 21, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, +21। ठीक है, तो 3x बराबर 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 42। 21 दूना 42 होता है तो 42 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 गुणे x लिखा है बराबर 42। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा x हो गया, x बराबर 42/3। तो जब हम 42 को 3 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा,
14, 14 तियाँ 42, ठीक है। क्या आ जाएगा उत्तर? 14 तियाँ 42। कैसे? 42 में आप 3 को काटेंगे, क्या होगा? 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3, हासिल बचा 1, 3 चक्कू 12, तो 14 आ गया। यही आपका उत्तर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी एक एक चीज़। चलिए इसको डी को देखिए समीकरण कितना आसान है अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट जानते हैं और अच्छे से हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? 4y अपॉन, यहाँ पर यानी कि 4y बटे 11 लिखा है बराबर 0.8, ठीक है। अब देखिए इसको हल करने का सबसे आसान तरीका आपको हम बता देते हैं। ये 0.1 है तो हम इसको बदल देते हैं। चलिए ऐसे करते हैं, 4y और ये क्या होगा? यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4y अपॉन 1 बराबर 0.8 इंटू 11, ठीक है। तो 4y को 1 से गुणा करेंगे तो 4y कम 4y बराबर 11 8 88, और यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 88 8.8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे इसको? अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर है 4 इंटू वाई बराबर 8.8, ठीक है, 8.8 है। अब हम इसको हल करते हैं। तो आपने इतना उतार लिया है तो उतार लीजिए ताकि भूले ना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया था 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8.8 आया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 4 को इधर ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 8.8 अपॉन 4। अब इसको हम भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और दशमलव को बीच में लगाएंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 2.2, ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 7m-3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको कैसे हल करते हैं? तो ठीक उसी तरीके से हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? 7m-3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 9, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं तो 7m-3 एकम 3 बराबर 4 9 36, ठीक है। अब क्या करते हैं? 7m इज इक्वल टू 36 प्लस 3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -3 है तो हम इधर लेकर आएंगे तो +3 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं, इतना उतार लीजिएगा। 7m इज इक्वल टू 36 प्लस 13, ठीक है। तो क्या हो गया? 7m बराबर यहाँ पर 6 3 9 हो गया और 3 और 1 4, ठीक है, 49 हो गया, ठीक है। 36 और 13 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा। अब ये मान लो ये 7 गुणे m बराबर 49 है, ठीक है। तो हम 7 को नीचे ले आएंगे तो क्या करेंगे? m बराबर 49 बटे 7, ठीक। 7 एकम 7, 7 सत्ती 49, यानी उत्तर हमारा क्या आया? उत्तर हमारा आया m बराबर 7, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 0.5x माइनस 0.3, ठीक है। यहाँ पर 0.5 माइनस 0.3 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 5.2। भाई जब तक इज इक्वल टू नहीं होगा हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, बराबर नहीं होगा सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलिए करते हैं। तो 0.05x बराबर 5.2 और ये माइनस का 3 है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3, 0.3, ठीक है। अब 0.5x बराबर क्या हो गया? 3 2 5 दशमलव लगा 5, 5.5 यहाँ पर आया, ठीक है, 5.5 आया। जब 5.2 को जोड़ेंगे जो 0.3 में तो 5.5 आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे? जो x बराबर हम क्या लिखेंगे? 5.5 बटे 0.5। जब भी आपका क्या हो, जब भी आपकी इस दशमलव और इस दशमलव की संख्या बराबर स्थान पर हो तो हम वो दशमलव वहाँ से कट जाता है, ये दशमलव इस दशमलव से कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास 55 बटे 5, 55 बटे 5 बचा, यानी x बराबर 55 बटे 5 बचा। अब हम इसको कट कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 11 25 55 होता है। तो x बराबर क्या आ गया? 11, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएं। अब देखिए क्या है,
2x प्लस 2.5 यानी 2x प्लस 2.5 बराबर, देखिए सब छूट गया है, जैसे क्या है 2x प्लस 2.5, एक सेकेंड, 2x प्लस, रुक जाइए जरा, 2x प्लस 2.5 बराबर यहाँ पर होगा 7.5, ठीक है, ये होगा आपका। तो क्या है, हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 7.5 और यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस का 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x बराबर 7.5 में से 2.5 गए तो कितने बचे, 7.5 में से 2.5 गए तो 5 बचे, ठीक है, कितना बचा, 5 बचा, ठीक है, 5.0 बचा, ठीक है, 5.0 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 5.0/2, ठीक है, जहाँ पर 0.0 ये होता है तो ये इसको काट देते हैं इस तरीके से, ठीक है, 0 से पहले अगर दशमलव लगा होता है तो वो कट जाता है। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 5/2, यानी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, दशमलव लगाया, 2 पंचे 10। उत्तर आपका क्या आया, उत्तर आपका आया x बराबर 2.5, मतलब 2.5 आपका आया, भाई 5 में से आप आधा कर दोगे 5 का तो 2.5 बचेगा ना, तो x बराबर 2.5, यही आपका उत्तर है, ठीक है। देखो चीज़ों को साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए ताकि आपका छूटने ना पाए। अगला प्रश्न है आपका, p प्लस 9 बराबर 4p माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, चर राशियों को एक साथ कर लेंगे और अचर राशियों को एक साथ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 और यहाँ पर माइनस का 6 है तो यहाँ प्लस का 6 कर लेंगे, बराबर 4p और यहाँ पर p प्लस का ही है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का p हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का निशान नहीं है, ये इसका h ये दिया हुआ, ठीक है, ये बस इतना है ये, ठीक है। तो हमने चर राशि एक तरफ कर लिया, अचर राशियाँ एक तरफ कर ली। अब हम इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 9 6 कितना हो गया, 9 6 हो गया 15, ठीक है, 15 हो गया, बराबर 4p में से एक p चला जाएगा तो कितना p बचेगा, 3p, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 15 और ये 3 इधर ले आएंगे, बटे में ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणे में p है, बराबर p हो गया, तो 3 1 कम 3, 3 5 15, यानी हमारा उत्तर क्या आया, हमारा उत्तर आया p बराबर 5। समझ में आ गए, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 9x प्लस 7 बराबर 2 माइनस 11, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक ये है, यहाँ पर होगा 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 11, ठीक है। अब हम चर राशियों को एक तरफ कर लेंगे और अचर राशियों को एक तरफ कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 9x और यहाँ पर प्लस 2x है तो ये हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि भाई क्या होता है, जब भी कोई ऋणात्मक संख्या दूसरे पक्ष की तरफ जाती है तो धनात्मक हो जाती है और धनात्मक संख्या दूसरे पक्ष की तरफ जाती है तो ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। बराबर यहाँ पर क्या है, -11 और यहाँ पर +7 है तो ये -7 यानी -7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं तो 9x में से 2x निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, 7x, ठीक है, क्या बचेगा, 7x बचेगा, बराबर। अब ये माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये जुड़ जाएंगे तो 11 और 7 कितने हो गए, 18 हो गए। लेकिन जब भी किसी बड़ी आपकी संख्या पर माइनस का चिन्ह हो तो हम उस माइनस को उतार लेंगे, तो -18 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बड़ी, अगर यहाँ पर केवल 7 में माइनस होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अगर यहाँ बड़ी संख्या पे भी माइनस लगा है तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले तो हम माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लो पूरा हट गया, फिर से बताना पड़ेगा तो क्या है 9x प्लस 7, चलो पहले एक बार समझा देते हैं। जब माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये बताया। और जब भी मान लो -9 है और -5 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मान लो हमने जोड़ दिया, 9 5 कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है, जोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ मैं समझा रही थी। चलिए अब सॉल्व करते हैं, भाई हट गया था पूरा। तो क्या है, 9x प्लस 7 बराबर 2x माइनस 11, ठीक है। तो चर राशियाँ एक तरफ कर लेते हैं, अचर राशियाँ एक तरफ कर लेते हैं। तो 9x माइनस 7x बराबर -2x बराबर, एक सेकेंड, 9
एक्स प्लस 7 बराबर 2x माइनस 11, ये है आपका, यानी 2 की जगह पर भी x होगा। अब क्या करेंगे, 9x माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 11 माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 7 है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 9 में से 2 गए, 7x बचे बराबर माइनस 11, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 11 में 7 जोड़ेंगे 18 हो जाएंगे, और बड़ी संख्या पर माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा उत्तर क्या हुआ, x बराबर माइनस 18/7, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है भाई, 7 18 7 से कट नहीं सकता, तो माइनस 18/7 ऐसे ही हम उतार लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए इतने ही आपके सवाल थे, और इससे रिलेटेड आपके और भी कई सवाल बनते हैं, जैसे कि उम्र के उस पर सवाल बनते हैं, और क्या होता है, जैसे कि आपके संख्या इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि दो संख्याओं का एक योग 24 है, तो एक संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाएगी, तो संख्या को बताइए। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और ये थोड़ा, अगर आपने अच्छे से इनको जरा सा भी नहीं, अगर स्किप करके समझा वीडियो को और जरा सा भी आप चूक गए, तो ये आपका प्रश्न एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखने में बहुत इजी होते हैं लेकिन सॉल्व करने में बहुत टफ होते हैं, अगर इनको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट से नहीं समझ पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं आज ही आप लोगों का ये भी सॉल्व करा देती, लेकिन ज़्यादा पढ़ेंगे तो समझ में चीज़ें नहीं आएंगी और आप बोर भी हो जाएंगे, तो इसलिए हम कल आपको बताएंगे इससे रिलेटेड और भी प्रश्न। ठीक है, जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, पूरी गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि आपका वो क्वेश्चन एक जरूर रखा होगा। समीकरण, सर्व समीकरण और रेखीय समीकरण, आप इससे आपके 4 प्रश्न आएंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ, 2 प्रश्न आपके 2 नंबर में आएंगे, और हो सकता है 2 नंबर का एक ही में आ जाए, और एक आपका प्रश्न या तो शॉर्ट में आता है या तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जरूर आता है। तो ये आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपके लघु में भी बनते हैं, यानी कि जो आपके 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, और शॉर्ट में भी बनते हैं, यानी कि जो आपके अति लघु और बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो खूब सारा लाइक करिएगा, और मेरे साथ आप जुड़ जाइए। आप कितने भी वीक हो मैथ्स में, बिल्कुल भी आप आसानी से गणित को लगाने लगेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारी वीडियो मैंने, और भी वीडियो है, ये आपकी 7th क्लास थी, मैंने और भी 6 क्लास आपको पढ़ाई है वीडियो की, उनको जाकर पहले देखिएगा। और हर एक वीडियो को मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है, एक भी आपका चैप्टर छूटने नहीं पाया है और ना ही छूट पाएगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।